कल्पना कीजिए एक ऐसी विशाल ब्लॉकबस्टर फिल्म की जहां कोई इंसानी कलाकार नहीं है, बल्कि प्रकृति स्वयं अपनी कहानी कह रही है। बिल्कुल। और इस फिल्म का जो मुख्य हीरो है ना, वो एक ऐसा तत्व है जो हमारी धरती की पपड़ी में, मतलब क्रस्ट में, मात्र 0.02% है। 0.02%। जी हाँ, सिर्फ 0.02%। और अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वहां तो सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपके शरीर के हर एक सेल से लेकर जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, और यहाँ तक कि जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, सब कुछ उसी एक तत्व से बना है। तो आज की हमारी इस गहरी छानबीन का जो मिशन है ना, वो इसी रहस्य को डिकोड करना है कि आखिर प्रकृति का ये मुख्य वास्तुकार, यानी कार्बन, हाँ कार्बन, इतनी छोटी मात्रा में होकर भी पूरी दुनिया पर राज कैसे करता है। आज हम स्लाइड बाय स्लाइड इस पूरी कहानी को समझेंगे। और मैं बता दूं, ये आंकड़ा वाकई किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। मतलब सोचिए, 0.02% का मतलब है कि अगर प्रकृति एक बहुत बड़ी सेना है तो कार्बन केवल एक मामूली सा सैनिक दिखना चाहिए। हाँ, पीछे खड़ा हुआ कोई सैनिक। बिल्कुल। लेकिन असल में ये उस पूरी सेना का सेनापति है। और इसीलिए रसायन विज्ञान में हम इसे सर्वतोमुखी या वर्सटाइल तत्व कहते हैं। ये हमारी पिक्चर का वो हीरो है जो हर रोल में फिट हो जाता है। लेकिन रुको, अगर कार्बन इतना ही कमाल का हीरो है तो वो सोडियम या क्लोरीन की तरह आसानी से काम क्यों नहीं चला लेता? मतलब आप आयोनिक आबंध की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब बाकी तत्वों की तरह वो आयोनिक आबंध या आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? वो चुपचाप कुछ इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से ले ले और अपनी जिंदगी आसान कर ले। इतना सस्पेंस क्यों? अरे यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आप इस दृश्य को ऐसे समझिए कि हमारा हीरो कार्बन दो बहुत ही खतरनाक रास्तों के बीच फंस गया है। अब हम स्लाइड 3 को डिकोड कर रहे हैं। मान लीजिए पाथ ए है। ठीक है, पाथ ए। इस रास्ते पर कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन खोने हैं। अब कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो इन चारों को निकालना चाहे तो उसे इतनी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। हाँ, इतनी ऊर्जा जो जुटाना उसके लिए लगभग असंभव है। तो पाथ ए तो ब्लॉक हो गया। अच्छा, और पाथ बी, मतलब अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले, किसी और से खींच ले? वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। देखिए, कार्बन के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में केवल 6 प्रोटॉन होते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए कि 6 लोग मिलकर 10 बेकाबू कुत्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बाप रे, वो तो सब इधर उधर भाग जाएंगे, है ना? तो 6 प्रोटॉनों वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ संभालना, मतलब 6 अपने और 4 बाहर से आए हुए, ये व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी नोबल गैस जैसी स्थिरता पाने के लिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और ना ही पा सकता है। तो ये तो मतलब एक तरह का चेकमेट हो गया। अगर आयोनिक बॉन्ड बन ही नहीं सकता तो फिर ये अपनी इतनी बड़ी दुनिया बनाता कैसे भाई? यहीं पर तो प्रकृति का असली जादू दिखता है। स्लाइड 4 हमें इसका एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण समाधान देती है, यानी एक एलिगेंट सॉल्यूशन। कार्बन हार नहीं मानता, वो सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध, कोवलेंट बॉन्ड्स। बिल्कुल, कोवलेंट बॉन्ड्स। वो बाकी तत्वों से कहता है कि देखो, ना मैं इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूंगा और ना ही लूंगा। हम क्या करेंगे? हम साझेदारी करेंगे, शेयरिंग। हाँ, 2 परमाणु अपने अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को बीच में रखकर साझेदारी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पेच है जो मुझे लगता है समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, मतलब पूरी तरह से लेन देन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अणु के अंदर इंट्रामोलिकुलर रूप से तो ये पकड़ बहुत मजबूत होगी जी, लेकिन 2 अलग अलग अणुओं के बीच की जो दोस्ती है, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, वो बहुत कमजोर होगी। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? एकदम सटीक विश्लेषण। और यहाँ पर मैं एक एग्जाम टिप देना चाहूंगी। एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं कि कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इतने कम क्यों होते हैं? तो इसी कमजोर दोस्ती की वजह से। बिल्कुल, अणुओं के बीच का बल कमजोर होता है तो वे थोड़ी सी गर्मी पाते ही टूटकर अलग हो जाते हैं। क्या बात है। और
क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कोई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इधर से उधर नहीं गया, तो कोई स्वतंत्र आयन, कोई फ्री आयन भी नहीं बना होगा। एकदम सही पकड़े हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि कार्बन यौगिक बिजली के कुचालक होते हैं, मतलब पुअर कंडक्टर्स। बिल्कुल, कोई फ्री आयन नहीं है तो बिजली बहने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब स्लाइड 5 पर देखिए, इस साझेदारी के भी अलग अलग दृश्य हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही तरह की शेयरिंग होती है। अच्छा, इसके भी लेवल्स हैं? हाँ, अगर दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब एक पैर की साझेदारी होती है तो उसे एकल आबंध कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस में होता है H2। सिंगल बॉन्ड। और अगर दो युग्मों की साझेदारी हो तो ऑक्सीजन की तरह द्विआबंध बनता है O2। और अगर 3 युग्म साझा हो तो नाइट्रोजन की तरह त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड बनता है N2। साझेदारी की ये कला सच में कमाल है। लेकिन सिर्फ साझेदारी करने से कोई इतनी बड़ी दुनिया थोड़ी बना सकता है। मतलब इस हीरो के पास कोई ना कोई सुपर पावर या महाशक्तियां तो जरूर होंगी। बिना शक्तियों के हीरो कैसा? अब स्लाइड 6 पर हमारी फिल्म की सबसे बड़ी रिवील है, द ट्विन सुपर पावर्स। अरे वाह! इसके पास 2 बहुत ही खास महाशक्तियां हैं। पहली है श्रृंखलन, जिसे इंग्लिश में कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन, ये वही है ना जिसे हम प्रकृति का अपना लेगो सेट कह सकते हैं? बेहतरीन उदाहरण, बिल्कुल वही। जैसे आप लेगो के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक लंबी सीधी लाइन बना सकते हैं। हाँ, या फिर उसमें से ब्रांचेस निकाल सकते हैं। हाँ, शाखाएं निकाल सकते हैं, या फिर उन टुकड़ों को गोल गोल जोड़कर एक रिंग बना सकते हैं। कार्बन के परमाणु ठीक वैसा ही करते हैं, वो खुद से ही जुड़ते चले जाते हैं। बाप रे! और सबसे बड़ी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन याद रखना कि यह कार्बन कार्बन आबंध इतना अत्यधिक प्रबल और स्थायी होता है कि यह आसानी से टूटता नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे हीरो अपने ही क्लोन बनाकर एक अजय सेना खड़ी कर रहा हो। बिल्कुल। और दूसरी महाशक्ति क्या है? वो है चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी। मतलब 4। हाँ, इसकी संयोजकता 4 है। इसका मतलब है कि इसके 4 हाथ हैं। ये एक ही समय में 4 अन्य कार्बन परमाणुओं को पकड़ सकता है, या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे अन्य तत्वों को पकड़ सकता है। लेकिन क्या वो पकड़ मजबूत होती है? बहुत मजबूत, क्योंकि कार्बन का आकार बहुत छोटा है। छोटे आकार के कारण इसका नाभिक इन साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को बहुत जोर से, बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है। पर एक बात बताइए। हाँ। स्लाइड 7 पर एक डाउट आ रहा है मुझे। हाँ, पूछे। अगर जुड़ने वाला तत्व एक ही है, मतलब सिर्फ कार्बन ही कार्बन से जुड़ रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि एक तरफ हमारे पास दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है और दूसरी तरफ ग्रेफाइट है जो इतना मुलायम है कि कागज पर फिसल जाए? मतलब तत्व सेम पर चीजें इतनी अलग कैसे? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसे हम कार्बन के अपर रूप या एलोट्रोप्स कहते हैं। एलोट्रोप्स? हाँ, तत्व वही है, लेकिन उसकी अंदर की संरचना पूरी तरह से बदल गई है। हीरो का भेष बदल गया है। हीरे में देखिए, एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बड़ी मजबूती से जुड़ा होता है। अच्छा। यह एक दृढ़ त्रिआयामी मतलब 3D जाला बना लेता है। इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। और हाँ, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, तो ये विद्युत का कुचालक है। और ग्रेफाइट के केस में क्या होता है? ग्रेफाइट ताश के पत्तों की गड्डी जैसा है। अच्छा। हाँ, इसमें एक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। तो सिर्फ 3 से? हाँ, पर हाथ तो 4 होते हैं ना? हाँ। तो उन 3 में से एक आबंध द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड होता है, ताकि 4 की वैलेंसी पूरी हो जाए। इस संरचना से षटकोणीय यानी हेक्सागोनल परतें बनती हैं, और ये परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती हैं। ओह, इसीलिए ग्रेफाइट इतना चिकना होता है, पेंसिल की लेड। बिल्कुल। और क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन परतों के बीच मुक्त रहता है, ग्रेफाइट एक अपवाद है। ये विद्युत का सुचालक है। गुड कंडक्टर। क्या बात है। मतलब एक ही इंसान पर अलग अलग अवतार। और स्लाइड 8 पर हम देख रहे हैं कि इस हीरो का एक बहुत ही प्यारा सा साथी भी है। हाँ, वो है मीथेन, CH4। ये सबसे सरल कार्बन यौगिक है। बस बीच में एक कार्बन और उसके चारों हाथों से जुड़े 4 हाइड्रोजन।
ये तो चतिस संयोजकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। एकदम। और ये बहुत काम की चीज है। मीथेन बायोगैस और सीएनजी का प्रमुख घटक है और एक बहुत ही उत्कृष्ट ईंधन है। तो अब तक तो ऐसा लग रहा है कि कार्बन ने खुद का एक पूरा यूनिवर्स बना लिया है। लेकिन स्लाइड 9 बता रही है कि इस यूनिवर्स में भी 2 अलग-अलग गुट हैं। जी हाँ, बिल्कुल, किसी फिल्म के अलग अलग गैंग्स की तरह। एक गुट है जो बहुत ही शांत है, जो आराम से रहता है, और दूसरा गुट है जो हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहता है। अच्छा, तो शांत वाले गुट को क्या कहते हैं? उसे हम संतृप्त यौगिक कहते हैं, सैचुरेटेड, जैसे अल्केन्स। मतलब संतृप्त यौगिक वो हैं जो आराम से बैठे हैं, जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है। हाँ, केवल एकल आबंध, जैसे ईथेन C2H6। इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। और वो एक्शन वाला गुड? वो है असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड, जैसे अल्कीन और अल्काइन। इनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं। इथीन या इथाइन इसके उदाहरण हैं। ये इतने बेचैन होते हैं कि हर वक्त किसी न किसी के साथ अभिक्रिया करने के लिए बेताब रहते हैं। अरे बाप रे! और स्लाइड 10 पर तो एक और भी खतरनाक कला दिख रही है, भेष बदलने की कला। हाँ, इसे विज्ञान की भाषा में संरचनात्मक समावयव या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। इसका सीधा सा डायलॉग है, एक सूत्र अनेक रूप। कैसे? मतलब फॉर्मूला एक ही है? हाँ, जैसे ब्यूटेन को लीजिए, फॉर्मूला है C4H10। अब आप इन 4 कार्बन परमाणुओं को एक सीधी लाइन में जोड़ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन। या फिर आप एक कार्बन को बीच में से किसी शाखा की तरह, ब्रांच की तरह निकाल सकते हैं। अब देखिए, अंदर का समान वही है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। लेकिन सिर्फ ढांचा बदलते ही इनके भौतिक गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। इनका गलनांक, क्वथनांक सब अलग हो जाता है। ये तो सच में भेष बदलना ही हुआ। और सिर्फ सीधी लाइन या शाखाएं ही क्यों? स्लाइड 11 बता रही है कि कार्बन तो गोल्ड रिंग भी बनाता है। बिल्कुल, वलय संरचनाएं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है साइक्लोहेक्सेन C6H12। ये एक संतृप्त रिंग है। मतलब सब सिंगल बॉन्ड्स। हाँ, लेकिन एक और बहुत मशहूर नाम है जो एग्जाम्स का फेवरेट है, बेंजीन C6H6। अच्छा, बेंजीन में क्या खास है? ये एक असंतृप्त रिंग है और इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें एक छोड़कर एक ऑल्टरनेटिंग एकल और द्विआबंध होते हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल। यह देखने में किसी सुंदर ज्यामितीय आकृति जैसा लगता है। वाओ! लेकिन मुझे एक बात सोच के अचंभा हो रहा है। क्या इस पूरी कार्बन और हाइड्रोजन की दुनिया में बाहर से कोई नहीं आता? सिर्फ यही दोनों आपस में खेलते रहते हैं? अरे बिल्कुल आते हैं। स्लाइड 12 पर देखिए, नए किरदारों की एंट्री। और जब वे आते हैं तो वे एक जादुई टोपी की तरह काम करते हैं। इन्हें हम विषम परमाणु यानी हेटेरो एटम्स और प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स मतलब ये क्या करते हैं? जब ये ग्रुप्स हाइड्रोकार्बन चेन में आते हैं तो हाइड्रोजन को धक्का देकर उसकी जगह खुद ले लेते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं? हाँ, और सबसे बड़ी बात, कार्बन की चेन चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, 2 कार्बन की हो या 20 कार्बन की, यौगिक के पूरे रासायनिक गुण अब उसी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से तय होंगे। तो कौन-कौन से हैं ये जादुई ग्रुप्स? जैसे हैलोजन परिवार, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन आते हैं, फिर है एल्कोहल समूह, एल्डिहाइड, CHO, कीटोन CO और कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। अरे वाह! और स्लाइड 13 पर लिखा है कि ये सब एक परिवार भी बनाते हैं। हाँ, इसे समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज कहते हैं। मतलब? इसे ऐसे समझें कि एक परिवार का जो DNA होता है वो सेम रहता है, चाहे परिवार का सदस्य छोटा हो या बड़ा। उनका मूल स्वभाव यानी केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही रहेंगी, बस उनका आकार बढ़ता जाएगा। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। इस परिवार में जब आप कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं तो हर क्रमिक सदस्य के बीच सिर्फ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी CH2 इकाई का अंतर आता है। और मास में कितना अंतर आता है? 14U यूनिट द्रव्यमान का। अब देखिए, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा उनके भौतिक गुण जैसे पिघलने या उबलने का तापमान वो तो बढ़ता जाएगा, लेकिन रासायनिक रूप से वो एकदम एक जैसा व्यवहार करेंगे।
जैसे एल्कीन परिवार का सामान्य सूत्र CnH2n है, तो सदस्य होंगे C2H4, C3H6, C4H8। समझ गया। लेकिन इतने बड़े परिवार के नाम याद रखना, मतलब ये तो किसी भी स्टूडेंट के लिए सरदर्द हो सकता है। इसीलिए तो स्लाइड 14 पर हमारे पास नामकरण का एक ब्लॉक फॉर्मूला है। नाम रटने नहीं है, बस लेगो ब्लॉक्स की तरह जोड़ने हैं। अच्छा, कैसे? 3 ब्लॉक जोड़ने हैं: प्रीफिक्स पूर्व लग्न, रूट मूल श्रृंखला और सफिक्स अनुलग्न। उदाहरण के साथ समझाइए ना। ठीक है, मान लीजिए 3 कार्बन की चेन है, तो बीच का ब्लॉक यानी रूट हुआ प्रॉप। ठीक है। अब अगर इसमें कीटोन ग्रुप लगा है तो सफिक्स लगेगा वोन, ओन। और अगर दोनों को जोड़ें तो प्रोपेन और वन मिलकर बनेगा प्रोपेनोन। बस ई हटा देना है। अरे, प्रोपिनोन, ये तो बहुत ही व्यवस्थित है। बिल्कुल। और अब स्लाइड 15 तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी में असली एक्शन सीक्वेंस शुरू होने वाले हैं। एक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। हाँ, सबसे पहला और सबसे धमाकेदार एक्शन है दहन यानी जलना, कंबस्चन। तो कौन कैसे जलता है? जो हमारे शांत वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, जब वे जलते हैं तो ऑक्सीजन के साथ एकदम पूर्ण दहन होता है और वो बहुत ही स्वच्छ नीली ज्वाला, ब्लू फ्लेम देते हैं। नीली ज्वाला तो एलपीजी गैस में भी दिखती है, लेकिन मैंने देखा है कि कई बार बर्तन काले हो जाते नीचे से। ऐसा क्यों? वो एक अपवाद है। अगर गैस चूल्हे के छेद ब्लॉक हो जाए और ऑक्सीजन पूरी तरह ना मिले तो वही संतृप्त यौगिक पूरी तरह जल नहीं पाता और फिर वो कज्जल या कालिख पैदा करता है। अच्छा, और वो जो असंतृप्त वाले थे, जो एक्शन वाले थे, वो तो हमेशा ही अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला देते हैं, क्योंकि उनका दहन कभी पूरा नहीं हो पाता। समीकरण सीधा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा, हीट और प्रकाश। क्या बात है। और स्लाइड 16 पर एक और एक्शन दिख रहा है, ऑक्सीकरण। ये वाला एक्शन किसी जादू से कम नहीं है, ऑक्सीडेशन। इसमें आप अल्कोहल लेते हैं और कुछ खास ऑक्सीडिकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद लेते हैं। जैसे कि कौन? जैसे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये एजेंट्स जादूगर हैं। ये अल्कोहल में जबरदस्ती ऑक्सीजन ठूंस देते हैं और आपका जो एथेनॉल है वो देखते ही देखते एथेनोइक एसिड में बदल जाता है। बाबला रे, पूरा का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। हाँ, और इसी स्लाइड पर एक और कमाल की अभिक्रिया है, संकलन या एडिशन रिएक्शन। अच्छा, एडिशन में क्या जुड़ता है? इसमें उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का बड़ा रोल है। जैसे पैलेडियम या निकेल, हम क्या करते हैं, जो असंतृप्त तेल होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं। तो हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड को तोड़ देता है? बिल्कुल, वो बॉन्ड तोड़कर खुद वहां बैठ जाता है। इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं और वो तेल अब संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट बन जाता है। अरे, यहाँ तो एक बहुत बड़ा हेल्थ टिप भी लिखा है। हाँ, बताइए। जो जलतु वसा एनिमल फैट्स होते हैं, जो संतृप्त होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। मतलब खाना पकाने के लिए हमें हमेशा असंतृप्त तेलों का ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत सही सलाह। एग्जाम में भी ये सवाल अक्सर आता है। अब स्लाइड 17 पर आखिरी एक्शन, प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने तो सुना था संतृप्त हाइड्रोकार्बन शांत होते हैं। वो कैसे एक्शन कर रहे हैं? वो शांत ही रहते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी, सनलाइट में उनका भी एक्शन शुरू हो जाता है। मतलब एक तरह का स्टेल्थ मिशन, छुपकर। बिल्कुल। जैसे ही मीथेन पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, क्लोरीन गैस उस पर हमला कर देती है। क्लोरीन चुपचाप एक एक करके मीथेन के हाइड्रोजन को बाहर खींचती है और खुद उसकी जगह पर कब्जा कर लेती है। ओह, CH4 से CH3Cl बन गया। हाँ, और HCl बाहर। अब सांस थाम लीजिए, क्योंकि स्लाइड 18 से हमारे फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू हो रहा है। क्लाइमैक्स? मतलब अब हमारे दो सबसे बड़े किरदारों का आमना सामना होगा। जी हाँ, पहला मुख्य किरदार है एथेनॉल। एथेनॉल ये बहुत ही गजब का विलायक है, यानी सॉल्वेंट है। कमरे के तापमान पर ये द्रव रहता है। कफ सिरप हो, टिंचर आयोडीन हो या टॉनिक, सब में एथेनॉल का इस्तेमाल होता है। और इसका रिएक्शन किसके साथ होता है? सोडियम के साथ। ये सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। और अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसे 443 केल्विन 443 K
तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर दें। तो क्या होगा? ब्लास्ट। ब्लास्ट नहीं, पर सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ एक शक्तिशाली निर्जलीकारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। वो एथेनॉल के अंदर से पानी को पूरी तरह निचोड़ लेता है। और पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है सिर्फ एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे वाह। पर स्लाइड में एक चेतावनी भी लिखी है लाल रंग में। हाँ, ये बहुत गंभीर चेतावनी है। विशुद्ध अल्कोहल की बहुत कम मात्रा भी घातक हो सकती है, और अगर इसमें थोड़ा सा भी मेथेनॉल मिला हो तो क्या होता है? तो वो यकृत यानी लिवर में जाकर कोशिकाओं को ऐसे जमा देता है जैसे अंडा पकाने पर जम जाता है। इंसान अंधा हो सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। बाप रे, ये तो सच में डेंजरस है। और दूसरा किरदार कौन है? स्लाइड 19 पर उसकी एंट्री होती है, इथेनोइक अम्ल, जिसे हम प्यार से एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये वही है ना जिसका इस्तेमाल हम अचार में करते हैं, उसे खराब होने से बचाने के लिए। एकदम सही। इसके 3-4% विलयन को ही हम सिरका या विनेगर कहते हैं। परिरक्षक की तरह काम करता है। और इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शुद्ध अम्ल होता है ना, वो ठंड में 290 के तापमान पर जम जाता है, बिल्कुल बर्फ के ग्लेशियर की तरह। इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। क्या बात है। अब मुझे ये जानना है कि जब ये दोनों महारथी एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? तो होता है एस्टरीकरण। जब एक अम्ल और एक अल्कोहल आपस में मिलते हैं तो एक नया यौगिक जन्म लेता है, एस्टर। एस्टर, ये तो वही है ना जिसकी मीठी गंध होती है, जो परफ्यूम और स्वाद बढ़ाने में यूज होता है। बिल्कुल, मीठी गंध वाला एस्टर। लेकिन स्लाइड 20 पर देखिए, इस एस्टर के साथ एक बहुत ही कमाल की रिवर्स इंजीनियरिंग भी होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग? मतलब हम इसे वापस तोड़ सकते हैं? हाँ, जिसे साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ये एग्जाम्स के लिए एक बहुत बड़ी ट्रिक है। अच्छा, क्या होता है इसमें? जब आप एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जैसे मजबूत क्षारक के साथ मिलाते हैं तो वो वापस टूट जाता है। आपको अल्कोहल वापस मिल जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक सोडियम लवण मिलता है। और ये सोडियम लवण ही साबुन है? जी हाँ, यही साबुन है। अरे वाह। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी लैब में 2 टेस्ट ट्यूब रखे हों, एक में इथेनॉल और एक में इथेनोइक अम्ल, तो हम इस महामुकाबले को जज कैसे करेंगे? कौन क्या है, कैसे पता चलेगा? स्लाइड 21 इसी महामुकाबले की है। एथेनॉल का स्वभाव उदासीन होता है, न्यूट्रल, उसकी गंध अल्कोहलिक होती है। और एथेनोइक एसिड? वो अम्लीय होता है तो नीले लिटमस को लाल कर देगा। और उसकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है, एकदम सिरके जैसी। और कोई केमिकल टेस्ट? सबसे बड़ा टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डाल दीजिए। एथेनॉल कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एथेनोइक अम्ल में Na2CO3 डालेंगे, एकदम से तेज बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। एकदम क्लियर कट वेना। अच्छा, स्लाइड 22 पे आपने साबुन का जिक्र किया। मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी थी कि रोजमर्रा की जिंदगी का ये जादू काम कैसे करता है। मतलब साबुन तेल और मैल को निकाल कैसे देता है? इसका पूरा श्रेय जाता है मिसेल के जादू को। साबुन का अणु किसी पिन जैसी शक्ल का होता है। इसका एक सिर होता है जो जलरागी है, मतलब जिसे पानी से बहुत प्यार है। और दूसरा हिस्सा? दूसरी एक लंबी पूंछ होती है, हाइड्रोकार्बन की पूंछ, जो जल विरागी है। इसे पानी से नफरत है, डर लगता है, लेकिन तेल और गंदगी से इसे प्यार है। अच्छा, तो जब हम कपड़े धोते हैं तो क्या होता है? तो ये सारे अणु पानी में जाकर एक गोल घेरा बना लेते हैं। पानी से डरने वाली पूंछ अंदर की तरफ भागती है और कपड़े पर लगे तैलीय मैल में घुस जाती है। और जो पानी से प्यार करने वाला सिर है, वो बाहर की तरफ पानी की ओर रहता है। ये पूरा गुच्छा, जिसे हम मिसेल कहते हैं, पानी में इमल्शन बना लेता है। गंदगी बीच में फंस जाती है। और जब हम ऊपर से साफ पानी डालते हैं तो वो बाहर वाले सिरे पानी के साथ बहने लगते हैं और अपने साथ अंदर फंसी गंदगी को भी खींच कर ले जाते हैं। कपड़े साफ। सच में? क्या गजब का मैकेनिज्म है। लेकिन स्लाइड 23 पर कहानी में एक नया विलन आ रहा है। मैंने देखा है, कभी कभी साबुन बिल्कुल झाग नहीं देता। हाँ, और उस विलन का नाम है कठोर जल, यानी हार्ड वाटर। हार्ड वाटर? इसमें ऐसा क्या होता है जो साबुन काम नहीं करता? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। जैसे ही साबुन कठोर जल में जाता है, ये लवण साबुन के साथ जुड़कर
एक सफेद अघुलनशील पदार्थ बना देते हैं जिसे स्कम कहते हैं। ओहो, मतलब हमारा सारा साबुन बस ये स्कम बनाने में ही बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल, कपड़े साफ ही नहीं होते। तो अब इस विलेन को हराने के लिए हमें एक नए हीरो की जरूरत है। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट्स। सही पहचाना। डिटर्जेंट आम साबुन नहीं होते। ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। तो ये स्कम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनके जो आवेशित सिरे होते हैं ना, वो कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कोई अघुलनशील पदार्थ बनाते ही नहीं हैं। वो अपना काम करते रहते हैं और कठोर जल में भी भरपूर झाग देते हैं। जीत डिटर्जेंट की होती है। क्या बात है। तो ये थी स्लाइड 24 द कार्बन प्लेबुक। मतलब आज की हमारी ये पूरी यात्रा तो सच में किसी जादुई ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी रही। बिल्कुल रही। एक छोटे से 0.02% वाले तत्व ने कितनी बड़ी दुनिया खड़ी कर दी। अगर हम इसे समेटें तो कार्बन सिर्फ एक तत्व नहीं, ये वास्तविक दुनिया का मास्टर टूल है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये मीथेन के रूप में हमारा ईंधन है, एथेनॉल के रूप में ये बेहतरीन विलायक है, हमारी दवाओं का आधार है, एथेनॉइक अम्ल के रूप में ये हमारे भोजन का परिरक्षक है, और अपनी रासायनिक जादूगरी से ये इत्र और साबुन बनाकर हमें साफ भी रखता है। और सोचिए, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन से लेकर प्रतिस्थापन तक कितनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं। इसकी श्रृंखलन और चतुसंयोजकता की शक्तियों ने वाकई कमाल कर दिया। सच में कार्बन एक जीता जागता सबूत है कि प्रकृति कैसे सबसे सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत रचनाएं बना सकती है। और इसी अद्भुत क्षमता को देखते हुए आज की इस गहरी छानबीन को समाप्त करने से पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। वो क्या? आज हमने देखा कि कार्बन खुद से जुड़कर अपनी कैटनेशन की शक्तियों से पृथ्वी पर जीवन का पूरा आधार तैयार करता है। अब जरा सोचिए, अगर भविष्य में ब्रह्मांड के किसी और ग्रह पर जीवन मिलता है तो क्या उस दूसरी दुनिया का हीरो भी हमारा यही कार्बन होगा, या फिर आवर्त सारणी में कार्बन के ठीक नीचे बैठा कार्बन की तरह ही श्रृंखलन का गुण रखने वाला कोई दूसरा तत्व जैसे सिलिकॉन वहां की दुनिया का मुख्य वास्तुकार बन सकता है? क्या सिलिकॉन आधारित जीवन संभव है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल। इस रहस्यमयी और रोमांचक सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की